हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज। और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इसे हम काफ़ी टाइम से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें देखो हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर ली हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, फिर आपका बैंकिंग सर्विसेज, उसके अलावा अदर बैंकिंग सर्विसेज आ जाती हैं आपकी। ई बैंकिंग क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा। इंश्योरेंस के मीनिंग पढ़ चुके हैं हम, प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, टाइप्स अभी रह गया है जो कि हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम पोस्टल सर्विसेज पढ़ेंगे और आपका चैप्टर ख़त्म। तो आज वाला वीडियो और उसके नेक्स्ट वाला वीडियो और है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, इसके आगे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो देखो इंश्योरेंस में हमने ये सब पढ़ लिया है। इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है, उसके फिर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये देखो पहले तो फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, फिर ये सारे प्रिंसिपल्स हैं आपके, ये सारे प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के। 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर हमने इंश्योरेंस और एश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, इसके बीच में मेजर डिफरेंसेस पढ़े थे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी अपने आप में, ठीक। अब आती है बात हमारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, कि इंश्योरेंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो आपके सिलेबस में भी 4 तरह के इंश्योरेंस हैं। एक है आपका लाइफ इंश्योरेंस, फिर है आपका फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। तो वैसे सिर्फ ये 4 कैटेगरीज़ नहीं है, मैंने आपको ये भी बताया था कि इंश्योरेंस की वैसे देखा जाए तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं। एक हो जाता है आपका लाइफ और एक हो जाता है आपका जनरल। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ के अलावा जितने भी सारे इंश्योरेंसेज हैं ना, वो सारे जनरल में आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फायर, हेल्थ और ये मरीन, ये तीनों के तीनों जनरल में आएंगे। बट अभी आपके सिलेबस में क्या है, 4 कैटेगरीज, लाइफ, हेल्थ, फायर और मरीन। तो आपको ये याद रखनी है कौन सी कैटेगरीज हैं, 4, लाइफ, हेल्थ, फायर और मरीन, ठीक है। तो इनमें से फायर, हेल्थ और मरीन जनरल में आ जाए तो, और एक लाइफ इंश्योरेंस है ये। अब एक एक करके हम समझते हैं कि क्या कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस की, ठीक है। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस देखो क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी in which the insurance company undertakes the task of ensuring life of the policy holder, यानी कि उस पॉलिसी होल्डर की लाइफ को इंश्योर किया जाता है। नाम से पता चल रहा है। फॉर अ प्रीमियम दैट इज़ पेड ऑन अ डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, कैसे भी, मतलब आप एक लमसम अमाउंट पे कर दो या फिर ईयरली, डेली, क्वार्टरली, मंथली ऐसे करके पे करो प्रीमियम। तो आप प्रीमियम पे करोगे, उनके पास मतलब अमाउंट इकट्ठा होता जाएगा। जब भी आपकी लाइफ को कुछ प्रॉब्लम होगी, लाइक आपका इवन एक्सीडेंट भी होता है या कुछ भी होता है, उस पर्सन का डेथ हो जाती है, तो उसको तो नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, उसकी जो फैमिली है वो तो अब मर गया। अगर वो उसकी डेथ हो गई है या फिर उसका एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया है, तो उस केस में तो क्या होगा, उसको मतलब उसका अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज रिगार्डेड एज अ प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या है, एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ लाइफ, क्योंकि देखो लाइफ का हमको नहीं पता कि हम कब तक चलेंगे, है ना, हमको नहीं पता हम कब तक जिएंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। इट मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट between the insurer and the insured in which the insurer agrees to pay the insured a sum of money in the case of death of the insured or after the end of the policy term। तो क्या होता है, 2 केसेस बन सकते हैं। मान लो कोई एक पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। ये एक पॉलिसी होल्डर है, या तो हो सकता है कि इसकी ना टाइम से पहले ही डेथ हो जाए, या फिर हो कि ये टाइम से पहले ना मरे। ये पॉलिसी का टर्म, पॉलिसी का जो टाइम पीरियड है, लाइक उसने पॉलिसी ली है 10 साल की, ठीक है। 10 साल नहीं, मतलब मान लो 70 साल के होने तक की। अब वो 70 साल से होने के पहले से मर जाता है, 70 साल का होने से पहले अगर मर जाता है तो उसको सारा अमाउंट मिलेगा। और अगर वो ज़िंदा रहता है तो भी उसको अमाउंट मिलेगा कि भाई अब आगे वो बुढ़ा हो गया है, लाइक उसको उसके बुढ़ापे का खर्चा, बीमारियों का, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो कुल मिला के उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस में पैसा मिलता ही मिलता है। तो ये क्या करेगा, इसके पास 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो मर गया है या फिर वो जिंदा है, तो दोनों केसेस में उसे पैसे मिलेंगे। इसके बदले उसको प्रीमियम देना पड़ेगा बस। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो एक होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, हमने पढ़ा था, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन और एक प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। तो ये तीनों ही प्रिंसिपल्स इस लाइफ इंश्योरेंस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, देखो इंडेमनिटी का मतलब क्या था कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, इंश्योर्ड पर्सन को वापस उसी पोजीशन में ले जाती है।
अब मान लो कोई पॉलिसी होल्डर मर गया है, तो वो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको जिंदा कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये वाला प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं है। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जितना जितना उसका मतलब उसने अगर 2-3 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो उसको क्या मिलेगा, उसी प्रोपोर्शन में जितना जितना उसका लॉस हुआ है उस हिसाब से उसको मिल जाएगा अमाउंट। पर किसी की लाइफ की आप क्या वैल्यू है ये पता कर सकते हो क्या? नहीं, ऑफ कोर्स। अगर कोई बाइक है, कोई कार है, उसकी क्या वैल्यू है हम पता कर सकते हैं, पर किसी की लाइफ की वैल्यू हम नहीं पता कर सकते, तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर आता है सबरोगेशन। सबरोगेशन में आपका क्या था? सबरोगेशन एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा कि हाँ, सबरोगेशन में ये था कि जब क्या होता है कि जब जो भी लॉस होता है उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब बेसिकली उसके सारे राइट्स इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाते हैं। पर अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो क्या उसमें ऐसा हो सकता है, अब इंसान तो मर गया, तो अब ऐसा तो नहीं है ना उसकी तो इंश्योरेंस कंपनी राख उठा के ले जाएगी या जो भी एशेस वगैरह बचते हैं उसकी हड्डियाँ उठा के ले जाएगी? नहीं ना। तो ये वाला प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो इंडेमनिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन, ये तीनों प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, समझ आया? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो मैंने बताया था ना, ये किस में आएगा? जनरल में आएगा। वेयर द इंश्योरर हेल्प्स इन पेइंग ऑफ फॉर एनी डैमेज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द इंश्योर्ड बाय एन एक्सीडेंटल फायर। कैसी फायर? एक्सीडेंटल फायर। टिल द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एज मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब उस टाइम तक अगर कोई एक्सीडेंटल फायर होती है, ये नहीं तुम जान करके आग लगा दो। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने को मिलते हैं, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा मॉल है, इवन हमारे यहाँ ही हुआ था, एक मॉल था हमारे यहाँ, आई गेस मैक्स की बात है, तो उसका ऐसा सुनने में आया था, रूमर्स थी, मतलब वहाँ बहुत बड़ी आग लग गई थी उसके बाद कि ना उसका जो भी माल था ना बहुत पुराना हो गया था, ख़राब हो गया था, बिक नहीं रहा था। तो अब उसने इंश्योरेंस से लिया हुआ था, उसने आग लगवा दी, तो उसको मतलब माल तो उसका चला ही गया, पर उसका पैसा उसको पूरा पूरा मिल गया। समझ रहे हो? जो माल नहीं बिक पा रहा था उसका पैसा उसको मिल गया। तो ये क्या होता है? ये एक्सीडेंटल फायर नहीं थी, पर यहाँ पे ऑफ कोर्स इतनी जांच पड़ताल नहीं हुई, पर होना यही चाहिए कि एक्सीडेंटल फायर है अगर, तो आपको उसका पूरा पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है। जनरली फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड इट कैन बी रिन्यूड ईच ईयर। एक ईयर के लिए वैलिड होती है, हर साल इसको रिन्यू कर सकते हैं बाय पेइंग अ प्रीमियम विच कैन बी अ लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट्स। तो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं तो लम्प सम अमाउंट पे कर दो इकट्ठा, या फिर इंस्टॉलमेंट्स महीने की किस्तों में। तो हर साल इसको रिन्यू करना पड़ता है, कर सकते हैं आई मीन, और 1 साल के लिए वैलिड होती है, राइट। द क्लेम फॉर अ फायर लॉस मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। इट शुड बी एन एक्चुअल लॉस, एक तो ये एक्चुअल लॉस होना चाहिए, एंड द फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल, देखो मैंने बताया ना, एंड नॉट डन इंटेंशनली। एक्सीडेंटल होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ऐसे ही नहीं पे कर देगी, वो जांच पड़ताल भी करती है पूरी कि भाई क्या कारण रहे थे तुम्हारे आग लगने के, वो सारी जांच पड़ताल करेगी तभी पैसा देगी। अगर उसको कुछ भी इधर उधर उल्टा सीधा नज़र आया ना, भाई तुम्हारा माल भी बिका, तुम्हारी आग भी लग गई, तुम्हारा मॉल भी जल गया, और फिर तुमको पैसा भी नहीं मिलने वाला, तो वो पीछे हो जाएंगे। तो यानी कि फायर एक्सीडेंटल होनी चाहिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट योर अमाउंट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखो जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, नाम से समझ आ रहा है हमारी हेल्थ से रिलेटेड, और आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे भाई, लाइक पॉलिसी बाज़ार का, ये वो पंकज त्रिपाठी का ऐड आता था, वो मर के ज़िंदा हो जाता था, वो हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा ऐड आता है, और एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ऐड आता है, बहुत सारे ऐड आते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट that is made between an insurer and an individual or a group where the insurer agrees to provide health insurance against certain types of illnesses to the insured individual or individuals। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? इंडिविजुअल भी ले सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है, जैसे फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, और एक इंसान अकेला भी ले सकता है अपनी हेल्थ के लिए, या फिर पूरी फैमिली के लिए भी ले ले। तो उसमें ना कुछ इस मतलब आप कह लो सर्टेन इलनेसेस होती हैं कि भाई अगर ये बीमारी से तुम्हारी डेथ हुई है, या फिर ये बीमारी का तुम्हारा इलाज चल रहा है, इस बीमारी की वजह से तुम्हारा खर्चा हो रहा है, उसी का ही हम तुमको अमाउंट पे करेंगे। इसके अलावा और कोई भी बीमारी हुई तो हम अमाउंट पे नहीं करेंगे। तो पहले से मेंशन्ड होता है और उसी पर ही अग्री करते हैं दोनों इंश्योर्ड और इंश्योरर। ठीक है। तो प्रीमियम कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स और एज अ लमसम अमाउंट, इसमें भी दोनों तरीके से पे किया जा सकता है, और इसे भी हर साल रिन्यू कराना पड़ता है।
इसमें क्या है, अलग अलग तरीके के कवरेज होते हैं, ठीक है। अब पहला आपका कवरेज आता है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस। बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है, कवर्स द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विसेज। मतलब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, डॉक्टर क्या क्या आपको सर्विस दे रहा है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको खर्चा जाएगा ना ऑब्वियसली, तो उसका आ जाता है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस में। फिर आता है मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस। मेजर में कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक इलनेस, जैसे कोई अचानक से कोई झटका आ गया, बीमारी लाइक हार्ट अटैक हो गया। अभी कैटास्ट्रोफिक है, कैटास्ट्रोफिक मतलब सडनली कुछ अगर ऐसा हो जाता है तो सडनली, लाइक पैरालिसिस अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं ना तो अचानक से, तो उसका खर्चा हो गया। कवर्स नर्सिंग होम चार्जेस फॉर एल्डरली पीपल, लाइक बूढ़े लोग जो होते हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते अगर, तो उनके लिए घर पे ही नर्स वगैरह आती है, डॉक्टर आते हैं चेकअप करने, उसका खर्चा। फिर डिसेबिलिटी इनकम क्या होता है, रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हेन द इंश्योर्ड इज़ नॉट एबल टू वर्क। अब कोई इंश्योर्ड पर्सन है, उसने अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और वो बीमार है हॉस्पिटल में या घर में भी है, कैसे भी है, उस टाइम पे मान लो 1 महीने तक वो अपना ऑफिस नहीं जा पाया, अपने काम पे नहीं जा पाया, तो वो उसकी इनकम कटेगी ना, उसका खर्चा होगा ना, मतलब वो उसके पैसे कटेंगे ना, तो वो भी हमको हेल्थ इंश्योरेंस पे मिलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे काफ़ी सारी हमको फैसिलिटीज़ मिलती है, ऐसे देखा जाए तो सबको लेना भी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। इनफैक्ट ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है, पूरी फैमिली का। लास्ट हमारे पास आता है मरीन इंश्योरेंस। अब मरीन क्या होता है, जो पानी के जहाज़ होते हैं ना, मतलब इधर से उधर हम सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट, उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है वो होता है मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस क्या है, इट इज़ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। इन मरीन इंश्योरेंस द प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड अगेंस्ट द पेरिल्स ऑफ द सी। पेरिल्स क्या होते हैं, पेरिल्स मतलब ये है कि ऐसी कोई घटना, मतलब पेरिल्स मतलब फिर दुर्घटना, ठीक है, पेरिल मतलब कोई भी दुर्घटना। तो पानी समुद्र में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, अगर कोई सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा है शिप उस दौरान, या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा, मान लो सामान लोड भी कर रहे हैं शिप में उस दौरान, या कुछ भी, तो कोई अगर दुर्घटना होती है समुद्र में तो उसे हम बोलते हैं पेरिल, ठीक है, सी पेरिल। और इससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है, इस चीज़ का जो इंश्योरेंस होता है शिप का, शिप में जो सामान है उसका, वो हो जाता है मरीन इंश्योरेंस। तो इन द इंस्टेंसेस ऑफ डेंजर्स इन सी कैन बी कोलिजन ऑफ शिप विद रॉक्स प्रेजेंट इन सी। अब मान लो जैसे कोई शिप है वो पत्थरों से टकरा गया तो ऑब्वियसली उसको नुकसान पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा आपका मरीन इंश्योरेंस में। अटैकिंग ऑफ द शिप बाय पायरेट्स, पायरेट्स ने अटैक कर दिया, फायर एंड शिप, ये सब चीज़ें कुल मिला करके शिप और शिप में जो सामान है उससे रिलेटेड जितना भी इंश्योरेंस होता है वो मरीन इंश्योरेंस में आता है। अब इसकी भी 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, एक होता है आपका शिप, एक कार्गो और एक फ्रेट। शिप को हम हल भी कहते हैं, कार्गो और फ्रेट, ये 3 हैं। अब ये तीनों क्या हैं, देखो ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शिप की बात करते हैं, शिप या फिर हल इंश्योरेंस। तो शिप में अगर कोई खराबी हो गई, शिप डैमेज हो गया, मान लो शिप, अब जैसे अभी मैंने बताया पत्थर से टकरा के टूट गया, सामान को तो अभी कुछ नहीं हुआ है, सामान से कोई मतलब टक्कर वक्कर या कुछ भी नहीं हुआ है, सामान में आग नहीं लगी है, खराबी किसमें हुई है, डैमेज किसका हुआ, शिप का हुआ। शिप की वजह से अब सामान भी ख़राब हो जाए वो अलग बात है, या ना हो वो अलग बात है, पर शिप को तो डैमेज हुआ। तो शिप पूरा एक बड़ा, ऑब्वियसली महंगे महंगे शिप्स होते हैं। अब वो जो शिपिंग कंपनी है वो अपने शिप का इंश्योरेंस करा के रखती है कि अगर कोई भी इंसान का सामान हम भेज रहे हैं अपने शिप के थ्रू और शिप डैमेज हो जाता है तो हमको इंश्योरेंस मिलेगा हमारे शिप का, ठीक है। तो इन द एज द शिप इज़ एक्सपोज टू मैनी डेंजर्स इन द सी, द इंश्योरेंस कवर्स फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय डैमेज टू द शिप, यानी कि शिप को अगर डैमेज होगा तो वो शिप इंश्योरेंस या फिर हल इंश्योरेंस, ठीक है। ये तो ईजी था। इसके बाद नेक्स्ट आता है कार्गो इंश्योरेंस। अब कार्गो क्या होता है, जो सामान लोड किया जा रहा है ना उसमें, मतलब उसमें ले जाया जा रहा है शिप में, उसको हम बोलते हैं कार्गो। तो कार्गो क्या होता है, द शिप कैरिंग कार्गो, मतलब सामान जो भी गुड्स है उसमें, कार्गो इज जो भी गुड्स हम कैरी कर रहे हैं। द शिप कैरिंग कार्गो इज सब्जेक्टेड टू मैनी रिस्क विच कैन बी थेफ्ट ऑफ कार्गो, मान लो सामान चोरी हो जाए, पायरेट्स वगैरह डाका डाल दें, लॉस्ट गुड्स एट फोर्ट और ड्यूरिंग द वॉयज, मान लो कोई सामान इधर उधर खो जाए, वो जब उस टाइम पे हम शिप कर रहे हैं, उसमें लोड कर रहे हैं शिप में, तो उस टाइम पे वो रह जाए, खो जाए, देन फॉर इंश्योरिंग द कार्गो इज एसेंशियल टू कवर फॉर सच लॉसेस। तो सामान जो है, अब ज़रूरी नहीं है कि शिपिंग कंपनी का ही सामान हो, शिप किसी और का सामान कोई और भेज रहा है अपना, तो वो अलग से अपना इंश्योरेंस करवाएगा। मतलब शिप इंश्योरेंस में उसके सामान का इंश्योरेंस नहीं इंक्लूड है यहाँ पे, ये समझना। शिपिंग कंपनी अपने शिप का ही इंश्योरेंस कराएगी अगर उसका सामान नहीं है तो, फिर सामान जिसका है जो लोड करके भेज रहा है वो अपने सामान का इंश्योरेंस करवाएगी, ठीक।
फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है? इन द इवेंट ऑफ कार्गो नॉट रीचिंग द डेस्टिनेशन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ लॉस और डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट, द शिपिंग कंपनी डज नॉट गेट पेड फॉर द फ्रेट चार्जेस। अब फ्रेट क्या होता है ये समझो। फ्रेट मतलब सिंपली किराया। अब जैसे कि अब आप क्या करते हो, अब मान लो कोई आप पार्सल भेज रहे हो, कोरियर स्पीड पोस्ट कर रहे हो, आप सामान वहाँ दे करके आए स्पीड पोस्ट वाले को, और मतलब वो जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे दे करके आए, अब वो आपका सामान पहुँचा देंगे। अगर आपका सामान नहीं पहुँचता है तो ऑब्वियस मतलब आपका जो सामान पहुँच रहा है उसका आप किराया देते हो ना स्पीड पोस्ट को, मतलब स्पीड पोस्ट का किराया भी तो जाता है ना, तो उसी को हम फ्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो शिपिंग कंपनी है ना, ठीक है, जैसे मान लो ये है शिप, ठीक है, ये है शिप और इस पे ये है सामान। अभी जो सामान है इसका ऑब्वियसली किराया भी तो देंगे कि वो भाई इतना भारी भरकम सामान हम अपनी शिप में भेज रहे हैं तो तुमसे किराया भी तो लेंगे, तो वो होता है फ्रेट। अब क्या होता है, अगर बाय चांस किसी भी वजह से कार्गो जो है यानी कि सामान जो है नॉट रीचिंग द डेस्टिनेशन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ लॉस और डैमेज, किसी भी वजह से, भले ही मान लो शिप में प्रॉब्लम हुई हो, मान लो कार्गो में प्रॉब्लम हुई हो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हुई हो और उसका सामान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो जो शिपिंग कंपनी है उसको तो भाड़ा नहीं मिलेगा। वो कहेंगे कि भाई तुमने हमारा सामान ही नहीं पहुँच पाया तुम्हारी वजह से, तो हम किस बात का भाड़ा दें, है कि नहीं। तो फ्रेट इंश्योरेंस क्या करता है, इट हेल्प्स इन रीइंबर्सिंग द लॉस ऑफ फ्रेट कॉस्ट ड्यू टू सच इवेंट्स। तो इसका जो इंश्योरेंस है ना, मतलब इसका जो अमाउंट है ना, वो किसको मिलेगा, वो शिपिंग कंपनी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाड़ा किसको नहीं मिला, भाड़ा तो उसको नहीं मिला ना, शिपिंग कंपनी को। तो इसीलिए फ्रेट इंश्योरेंस होता है तब मतलब शिपिंग कंपनी लेती है कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई डैमेज हो जाता है कार्गो को या शिप को और उसका सामान नहीं पहुंच पा रहा सामने वाली पार्टी का, तो ऑब्वियसली वो उनको भाड़ा नहीं देंगे। और भाड़ा छोटा मोटा नहीं है, 50-60 रुपये, मतलब काफ़ी सारा होता है भाई, इतना सारा हैवी सामान उस शिप के थ्रू भेजो, लाखों में होता होगा। तो उसका इंश्योरेंस जो होता है उसका अमाउंट पाने के लिए वो जो शिपिंग कंपनी है वो फ्रेट इंश्योरेंस लेती है। अब इस केस में ऑब्वियसली सामान नहीं पहुंचाए तो कार्गो इंश्योरेंस भी ले रखा होगा उस कंपनी ने जिसका सामान है, तो उसको अपना पैसा मिल जाएगा और फ्रेट इंश्योरेंस की हेल्प से शिपिंग कंपनी को अपना पैसा मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस समझना है कार्गो इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस में। समझ में आया? तो 3 टाइप्स होते हैं शिप इंश्योरेंस, जिसे हम हल इंश्योरेंस नाम से जाते हैं, एक होता है कार्गो इंश्योरेंस और एक होता है फ्रेट इंश्योरेंस। और ओवरऑल देखें तो टाइप्स कितने हैं, लाइफ, फायर, मरीन और हेल्थ, ये चारों हमारे पास हो चुके हैं। अब इसके बाद देखो हमारे पास ना डिफरेंसेस हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में, और एक ये जो 3 हमने पढ़े हैं लाइफ, फायर, मरीन, इन तीनों में, हेल्थ में नहीं है, ठीक है, यही पूछा जाता है। तो एक एक करके हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के डिफरेंसेस। लाइफ इंश्योरेंस में देखो नेचर ऑफ रिस्क कैसा होता है, रिस्क सर्टेन है, हमको पता है हम एक ना एक दिन मरेंगे, ठीक है। पर जनरल इंश्योरेंस में रिस्क सर्टेन नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारी गाड़ी कब ठुकेगी, कभी ठुकेगी भी कि नहीं, कब उसका शीशा टूट जाएगा या फिर जो भी है, हमको कुछ नहीं पता, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज़ टू सिक्योर फ्यूचर एंड ऑल्सो मेक इन्वेस्टमेंट, राइट। इसमें क्या है, इज़ टू गेट सिक्योरिटी और कॉम्पनसेशन इन द इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हम अगर मर जाते हैं तो हमारे पीछे हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनका फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट भी कर सके। अगर हम नहीं मर रहे हैं तो हमको हमारा पैसा मिलेगा, मैंने बताया था ना पैसा मिलता ही है लाइफ इंश्योरेंस में। पर यहाँ पे क्या होता है, टू गेट सिक्योरिटी और कॉम्पनसेशन इन द इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज, कुछ खराबी या डैमेज हो जाता है हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी चीज़ को, तो हमको उसका कॉम्पनसेशन मिले। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, इट इज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे टाइम के लिए होती है ऑब्वियसली। ये ग्रेजुअली 1 ईयर के लिए होती है, हर साल रिन्यू कराना पड़ता है या फिर कुछ टाइम पीरियड में रिन्यू कराना पड़ता है। प्रीमियम कैसा होता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम लिंक्ड टू द एज ऑफ द इंश्योर, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम होता है वो डिपेंड करता है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो कितने साल का है और कितने टाइम की पॉलिसी ले रहा है, उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे प्रीमियम क्या है, फिक्स्ड रहता है एज़ पर द नेचर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिस्क है उसके हिसाब से प्रीमियम फिक्स्ड रहता है। यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग पॉलिसी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उस इंसान के जाने से आपको लॉस होना चाहिए, फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस, बट इन नेचर मरीन इंश्योरेंस इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस, यानी कि मरीन इंश्योरेंस के केस में सिर्फ लॉस के टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पनसेशन की बात करें तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज पेड ऑन लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस इज नॉट कॉम्पनसेटेड, द लॉस इज कॉम्पनसेटेड इन जनरल इंश्योरेंस। अब देखो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है
कि जनरल इंश्योरेंस में लॉस कॉम्पनसेट हो जाता है। 4 लाख की गाड़ी थी, आपकी जल गई या कहीं भी भिड़ गई तो आपको 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। पर लाइफ के केस में पैसा तो हमको मिलता है, पर क्या एग्जैक्ट वही पैसा मिलता है? मान लो 20 लाख रुपए मिल गए, तो क्या आपकी लाइफ की कीमत सिर्फ 20 लाख रुपए है? नहीं ना, कम ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। और मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे किसी की लाइफ की कीमत कितनी है? तो यहाँ पे एग्जैक्ट लॉस कॉम्पनसेट नहीं हो पाता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, यहाँ पे सरेंडर कर सकते हैं हम पॉलिसी को बिफोर इट्स मैच्योरिटी, मतलब पॉलिसी तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे इनको हम सरेंडर नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते। मॉरल ऑब्लिगेशन, देयर इज़ नो मॉरल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड। यहाँ पे क्या है कि मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, जैसे कि लाइक आपका, मैंने एक वो बताया था आपको, एक प्रिंसिपल और था आई गेस, मिटिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, जिसमें क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी, लेटर सपोज आपके घर में आग लग रही है, तो ये नहीं कि आप मस्त देख रहे हो खड़े होकर के, अरे मैंने तो इंश्योरेंस लिया, मुझे सारा पैसा मिल जाएगा, मैं क्यों आग बुझाऊँ। आपको नहीं, ये गलत है। आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको पूरी कोशिश करनी है अपने लॉस को मिनिमाइज करने की, जितना रोक सकते हो रोको। अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कहीं से भी कि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, फिर तो आप आगे देखते रह जाना। पर ये जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये फॉलो नहीं किया जाता प्रिंसिपल। लास्ट आपका पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ये इंस्टॉलमेंट्स में होता है लाइफ इंश्योरेंस पे, और यहाँ पे क्या है, लमसम अमाउंट में पे किया जाता है। तो ये आपकी डिफरेंसेस हैं या फिर एक काइंड ऑफ कंपैरिजन है, डिफरेंस तो नहीं, कंपैरिजन है बिटवीन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये तीनों में, लाइफ इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में और मरीन इंश्योरेंस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ह्यूमन लाइफ, राइट। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी और असेट्स, फायर, आग किस में लगेंगी, ठीक है। और मरीन इंश्योरेंस का क्या है, शिप, कार्गो और फ्रेट, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा। इसका पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ, अभी जस्ट पढ़ा था, प्रोटेक्शन भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी। यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन, यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में होती है, प्रोटेक्शन सब में होती है। पर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में होता है, क्योंकि वहाँ पे बिना मतलब लॉस के, लाइक आप अगर जिंदा भी रहते तभी भी आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करूँ तो ये जो मैंने बता ही दिया कि जैसे अगर यहाँ पे देखें तो एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग, और ज़रूरी नहीं है कि मैच्योरिटी के टाइम पर हो, एंड यहाँ पर इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन क्लेम फॉल्स ड्यू, एंड यहाँ पर इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम फॉल्स ड्यू, ठीक है। पॉलिसी अमाउंट, इट कैन बी एनी अमाउंट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट मैटर है, लाइक आपका घर है, उस अगर वो 50 लाख का घर है आपका, तो 50 लाख से ज़्यादा का नहीं ले सकते आप इंश्योरेंस। यहाँ पे भी अगर आप सामान का इंश्योरेंस ले रहे थे, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है, आप उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस नहीं ले सकते कि भाई आपका मान लो सामान बिकना तो था 50,000 में, इंश्योरेंस ले लिया आपने 70,000 का, और मान लो वो सामान आपका ख़राब हो गया, जल गया, फट गया, कुछ भी हो गया, तो आप 70,000 रुपये ले लो, आपको तो 20,000 का फ़ायदा हुआ ना। तो ये नहीं हो सकता। पर यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में कुछ भी अमाउंट हो सकता है, क्योंकि लाइफ की हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। ड्यूरेशन, इट इज़ टेकन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन लाइक रेंजिंग फ्रॉम 5 to 30 ईयर्स, और फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी होती हैं। अब अपने पापा से पूछना आपकी किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइम के लिए हुई है, कितना आप प्रीमियम पे करते हो, कब मैच्योर होगी, ये सारी जानकारियाँ लेना आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इट इज़ टेकन फॉर 1 ईयर एंड इट इज़ ऑल्सो टेकन फॉर अ ईयर, और मतलब रिन्यू कराना पड़ता है। इंडेमनिटी की बात करें तो यहाँ पे इंडेमनिटी वाला प्रिंसिपल काम नहीं करता, यानी कि हम किसी की लाइफ को वापस उसी पोजीशन में नहीं लेकर के आ सकते, हम इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। पर ये बाकी जितने भी हैं, लाइक जनरल इंश्योरेंस में जितना भी आता है, पर फायर और मरीन जनरल में तो आता है, तो ये लोग इंडेमनिटी पर बेस्ड है, यानी कि वही तो हमारा काम होता है इंश्योरेंस कंपनी का कि अगर उसका 50,000 का गुड्स बेकार हो गए हैं, शिप में डूब गए हैं शिप के साथ, तो उसको उतने ही रुपए का कॉम्पनसेशन मिले, तो जिस पोजीशन में वो पहले था उसको वापस उसी में लेकर आया जाए। पर लाइफ में हम ऐसा नहीं कर सकते। मेजरमेंट की बात करें, लॉस कितना हुआ है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है। सरेंडर वैल्यू, इट हैज़ अ सरेंडर वैल्यू एंड इट कैन बी सरेंडर बिफोर मैच्योरिटी, इसकी सरेंडर वैल्यू होती है और इसे हम मैच्योरिटी से पहले सरेंडर कर सकते हैं, मतलब जिस टाइम तक पॉलिसी ख़त्म होनी है उससे पहले ही सरेंडर करना, मतलब तोड़ देना, तोड़ सकते हैं। इनकी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। मतलब अगर आपने पॉलिसी तोड़ दी तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा मिलता है। कंटिजेंसी ऑफ रिस्क,
एलिमेंट ऑफ रिस्क इज सर्टेन, यहाँ पे रिस्क सर्टेन है, हमको पता है मरना ही मरना है अपने को, बिकॉज अमाउंट हैज़ टू बी पेड ईदर ऑन डेथ और ऑन मेच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। तो जो पहले हो जाएगा, मतलब अगर आप इंसान पहले मर जाता है तो उसको पैसा मिल जाएगा, अगर उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है मरने से पहले तो भी उसको मतलब मिलेगा पेंशन, तो पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट ऑफ रिस्क इज अनसर्टेन इज मिस हैपनिंग मे नॉट टेक प्लेस। अब मान लो आपने 2 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है अपने शिप का, 1 साल का हो गया वो, अब आपके तो 2 लाख रुपए गए, भले ही आपने लमसम अमाउंट दिया वो या फिर आपने इंस्टॉलमेंट पे किया, मान लो उस 1 साल में आपकी शिप को कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि अब वो इंश्योरेंस मतलब जो कंपनी है वो आपको 2 लाख रुपए आपके लौटा देगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 2 लाख रुपए गए सो गए, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क इज अनसर्टेन, इसमें भी सेम चीज़ है, मतलब कुल मिला के ये वही चीज़ है। फायर और मरीन जो है इसमें जनरल का काम कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ है, तो दोनों में वही डिफरेंसेस है जो जस्ट अभी हमने इसमें पढ़े थे लाइफ और जनरल में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी के साथ आपका आज का ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करेंगे, जिसमें हम पोस्टल और टेलीकॉम के बारे में बात करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।